आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस नो बता दो। आवाज आ रही है? हाँ ना, ठीक है। ओके, तो आज हमने चरक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ, मुझे वो सरप्राइज टेस्ट का सिलेबस भी बताना है, ठीक है। मुझे याद, चलो ठीक है, मेरे को याद रहेगा। अगर आज रात तक नहीं डाला ना, एक बार मेरे को याद दिला देना, फिर मैं डाल दूंगी वो सरप्राइज टेस्ट का सिलेबस क्या है वो, ठीक है। चलो, अब हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कौन सा चतुष्क स्टार्ट होता है, खत्म होता है, बताने का कष्ट करेगा कोई? कल्पना चतुष्क स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है। तो बात कला कली अध्याय चैप्टर 12, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने कला शब्द का मतलब बताया था, याद है किसी को? कला शब्द का मतलब गुण। हाँ, गुण होता है इसका मतलब, ठीक है। और ये भेषज श्वास निर्देश चतुष्क का आखिरी चैप्टर है। 1 to 4 भेषज चतुष्क, 5 से 8 स्वस्थ चतुष्क, उसके बाद 9 से 12 ये निर्देश चतुष्क, इसके बाद कल्पना चतुष्क चालू होगा, ठीक है, स्नेह अध्याय से। तो यहाँ पे कल्पना, ये निर्देश चतुष्क का आखिरी चैप्टर है। ये कला मतलब होता है गुण, अकला का मतलब होता है दोष, ठीक है। तो ये है वात कला कलियम अध्याय, मतलब वात के गुण और दोष। कला माने गुण, अकला यहाँ पे छुपा हुआ है वर्ड, इसका मतलब होता है दोष, ठीक है। तो वात के गुण और दोष मेनली हम इस चैप्टर में देखेंगे। वैसे देखेंगे तो फिफ्थ कफ भी, लेकिन मेन जो फोकस करेगा ये बात के ऊपर करेगा चैप्टर, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला हुआ, ठीक है। तो कला इज इक्वल टू गुण, अकला इज इक्वल टू दोष, ऐसा आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो वही अथातो वाद कला कलियम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति यस्माहो भगवान आते। अथातो का वर्ड आप सबको पता है, इस शब्द का मतलब होता है मंगल सूचक या मंगल वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, संभाषा होती है, ठीक है। इससे पहले हमने संभाषा कहाँ पढ़ी थी? संभाषा माने सभा, असेंबली, जहाँ पे बहुत सारे महर्षि आते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होता है उनका। इससे पहले भी हमने कहीं पढ़ा है क्या? ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये सभा वाला? संभाषा हुई है कहीं, सभा हुई है, नहीं पढ़ा है सब कुछ? चैप्टर 1 पार्श्व हिमवते, हाँ, वहां पे हुई थी। रोगों की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे, मनुष्य की चिकित्सा की जानी चाहिए, मनुष्य कारण मर रहे हैं, उसके संदर्भ में वहां पे चिकित्सा हुई थी। वो सब ऋषि मिलके यज्ञ उन्होंने किया था। फिर लास्ट में स्वर्ग लोग गए थे, भारद्वाज ऋषि ज्ञान वगैरह सब लेके आए वहां से, ठीक है। तो ऐसी ही एक सभा यहाँ पे भी होती है, इस चैप्टर में भी होती है। तो बात संबंधी तद्वित संभाषा परिषद, तो इस चैप्टर में भी एक सभा होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 8 क्वेश्चन उस सभा में पूछे गए थे। यहाँ पे भी एक सभा हुई थी और उस सभा में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। देखो क्या थे वो 8 क्वेश्चन, अब हम यहाँ देखेंगे जरा। तो लिखा है वाद संबंधी विचारार्थ प्रश्नावली, ठीक है। वाद के संदर्भ में एक सभा हुई थी। तो वाद की कला, गुण, अकला, दोष से संबंधित ज्ञान के विषय को लेकर एक दूसरे से सिद्धांत को जानने वाले महर्षि गण एकत्र बैठकर परस्पर प्रश्न करने लगे। तो वो सारे महर्षियों की एक असेंबली हुई, तो वो आपस में सब लोग क्वेश्चन पूछने लगे। फिर बोल रहा है वे प्रश्न निम्नलिखित थे, ठीक है। क्या थे वो, यहाँ पे नोट कर लेना साइड में। 8 प्रश्न थे उस सभा में, ठीक है। क्या थे? वायु का गुण क्या है, वायु का प्रकुपित होने का कारण क्या है, कुपित हुई वायु को शांत करने वाले पदार्थ कौन से हैं, जब वायु
असंघात है तथा चंचल है तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकोपित एवं प्रशमन करने वाले द्रव्य कौन से हैं, शांत कैसे करना है, ये सारी बातें। एक काम करते हैं, एक एक करके हम जब पढ़ेंगे तभी यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न था वो था वात के गुण क्या है, ठीक है। तो वात के गुण हमने और भी किसी चैप्टर में पढ़े थे, कौन से चैप्टर में वात के गुण पढ़े थे? चैप्टर 1 में ही पढ़े थे वात के गुण, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है, ये श्लोक हाईलाइट कर लेना। रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशदः षड में वात गुणा भवंती, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 6 गुण बताए। चैप्टर 1 में कितने गुण बताए थे इन्होंने वात के, याद है किसी को कुछ? कुछ पढ़ा भी है आप लोगों ने कि मैं ही यहाँ पे बस लगी पढ़ी हूँ पढ़ाने में, आपने कुछ कसम खा रखी है कि भैया हमने किताब ही नहीं उठा के देखी? हाँ, 7 गुण बताए थे चैप्टर 1 में और इधर बताए 6 गुण, ठीक है। देखो इसमें जो दिया हुआ है ना, रूक्ष लघु शीत खर विशद, ये सब तो वहां भी था, यहाँ ना अलग जो एक दिया हुआ है वो दारुण दिया हुआ है, ठीक है। तो दारुण में स्पेशल आप इसको मार्क करेंगे, और दारुण यहाँ पे अलग है, इसके बदले पीछे चैप्टर 1 में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा सूक्ष्म और चल लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो और फिर यहाँ पे 2 एरो बना के लिख लेना, सूक्ष्म और चल, ये चैप्टर उधर बताया हुआ है 1 में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है विमर्श में, रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खरा, ठीक है, ये बताया हुआ है ना। तो यहाँ पे सूक्ष्म चल बोला है, इधर सूक्ष्म चल नहीं है, उसके बदले यहाँ दारुण बोल दिया है। तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 बोले हैं लेकिन चैप्टर 1 में 7 गुण बताए हुए हैं, यहाँ अलग है दारुण, उधर बोला है सूक्ष्म और चल, ठीक है। आपने ये बातें यहाँ ध्यान रखनी है। तो क्या क्या गुण है, रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद, ये 6 गुण वायु के इन्होंने यहाँ बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्लोक हाईलाइट कर लेना है वो वाला जो मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया था, और आपने ना ये भी ध्यान रखना है कौन से आचार्य ने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा है इस विचार गोष्ठी में ये कोई देश है, पता नहीं क्या लिखा है ये, हाँ कोई देश, ये इंपॉर्टेंट है कि कुश नामक वैद्य ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये जो वाद के गुण है वो किसने बताए, कुश नामक वैद्य ने, ठीक है। तो ये याद कर लेना, वाद के गुण बताए कुश नामक वैद्य ने, ये सारे गुण बताए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया उस सभा में, वात प्रकोप के कारण क्या है, ठीक है। वात प्रकोप के कारण क्या है, इसका उत्तर दिया है इधर कुमार शिरा भारद्वाज ने, इसको हाईलाइट कर लो, कुमार शिरा भारद्वाज ने बताया है ये दूसरे उत्तर को, ठीक है। तो क्या बताया है, वायु के गुण जो है, एक देखो लिखा है, इस प्रकार कुश नामक वैद्य ने प्रथम प्रश्न का उत्तर सुनकर और उसे स्वीकार कर कर कुमार शिरा भारद्वाज ने ये कहा कि ये बात ठीक है जो आपने कही है, ये ही बात के गुण होते हैं, ठीक है, ऐसा बोला। उसके बाद इस प्रकार कुश के मत का अनुमोदन कर भारद्वाज ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर किसने दिया, कुमार शिरा भारद्वाज ने। उन्होंने बताया इन गुणों से युक्त वायु इन्हीं गुणों वाले द्रव्यों के तथा इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्मों के अभ्यास से शरीर में कुपित होती है, क्योंकि समान गुणों का अभ्यास करने से धातुओं की वृद्धि होती है। जैसा हमें पता है कि सेम गुण से वृद्धि होती है, तो अगर आप वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में वात बढ़ेगा। यही सेम बात इन्होंने बोली कुमार शिरा भारद्वाज ने। इन्होंने कहा जैसा कि कुश नामक वैद्य ने बताया कि ये 6 गुण होते हैं वात के, ठीक है। रूक्ष क्या होते हैं 6 गुण, रूक्ष लघु शीत दारुण खर विषम, ठीक है। ये 6 गुण बताए, जैसे कि वैसे ही आप जो कह रहे हैं वो सही है, उन्हीं 6 गुणों का सेवन अगर कोई मनुष्य करेगा, उसी 6 गुणों का आहार विहार वाला या वैसे ही कर्म करेगा, तो उसकी बॉडी में वात का प्रकोप होगा। क्यों, क्योंकि समान गुणों के अभ्यास से वात का प्रकोप होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कुश नामक वैद्य ने, सॉरी पहला जो उत्तर दिया कुश नामक वैद्य ने दिया वात के 6 गुण बता के, दूसरा कुमार शिरा भारद्वाज ने दिया वात प्रकोपक आहार विहार वाली बातें बता दी, बस 1 मिनट रुक जाओ।
ओके, तो हाँ, मैंने जैसे बताया जो फर्स्ट आंसर था वो ये था कि बात के 6 गुण होते हैं, ये दिया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है क्या? कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, कट रही थी। हाँ हाँ, ओके, वो गलती से मैंने माइक म्यूट कर दिया था, सॉरी। तो मैं बता रही थी कि जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन आंसर देखा था, क्वेश्चन था ये कि बात के क्या गुण होते हैं, तो उसका आंसर दे दिया था कुश नामक वैद्य ने। सेकंड क्वेश्चन था कि बात किस किस कारणों से बढ़ता है, तो उसका आंसर दे दिया था भारद्वाज ने। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उस सभा में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था वो था कि वात शमन के कारण क्या है, किन कारणों से वात का शमन होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे कांकायन ने इसका उत्तर दिया। तो लिख इसको, ये एक तो कंकायन यहाँ श्लोक में हाईलाइट कर लेना। फिर लिखा है प्रकोपणा विपर्यो ही धातु नाम प्रशमन कारणम इति, मतलब जिन कारणों से प्रकोप हो रहा है उसके विपरीत चीजें आप चला देंगे तो प्रशमन हो जाएगा, ऐसा कांकायन ने बोला। तो वात शमन के कारण उत्तर किसने दिया? कांकायन ने। फिर आपने ध्यान रखना है यही कारण वात को प्रकोपित, देखो लिखा है इस प्रकार कुमार शिरा भारद्वाज के वचनों को सुनकर वाहिम के रहने वाले कांकायन नामक वैद्य ने उनके सिद्धांतों का अनुलोमन किया और कहा कि ये सिद्धांत ठीक है जो आपने कहे हैं, इसी कारण बात कुपित होती है। इसी प्रकार उनके उत्तर का समर्थन करके तीसरे प्रश्न का समाधान किया। इन्हीं रूपशादी गुणों के विपरीत और विपरीत प्रभाव कर्मों वाले द्रव्यों का सेवन से वायु का शमन होता है, क्योंकि प्रकोपित करने वाले कारणों के विपरीत कारणों वाले द्रव्य तथा कर्मों से धातुओं की शांति होती है। ठीक है, ये सारी कहानी हमको पता है। इसके बाद आप चाहे क्या विमर्श में ये हाईलाइट कर लो, विपरीत गुणों का क्या मतलब है। स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल, लक्षण, मृदु, ये सारे इसके विपरीत गुण होते हैं वात के। ठीक है, ये इन सबसे इसका नाश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पहुंचेंगे प्रश्न 4 पे। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? वात के प्रकोप तथा प्रशमन की प्रक्रिया क्या है, कैसे वात बढ़ता है, कैसे उसका शांति होती है। तो यहाँ पे एक श्लोक में कुछ होगा, हाँ ये है, वात प्रकोपाणी खलु रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशिर कारिणी शरीराम। यहाँ तक एक तो इसे हाईलाइट करना, ठीक है। उसके बाद ये बात यहाँ से करना, वात शमनी पुनः स्निग्ध गुरु उष्ण लक्षण मृदु पिच्छल घन कारणी शरीराम। ठीक है, यहाँ तक कर लो इसे। तो प्रकोप, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि प्रकोप कैसे होता है और प्रशमन, प्रकोप और प्रशमन की क्या क्रिया है। तो आपने ये प्रकोप करने वाली सेम गुण याद कर लेने हैं और शमन करने वाली चीजों को याद कर लेना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये जो है, ये एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ना एक सुशिरपन आया था रुक्षता में ना, हाँ। ये जो शुशिर है ना, शुशिर का मतलब होता है वो खरखर की सी साउंड जो आती है, मतलब फ्रिक्शन से, जैसे वो काफी ज्यादा ड्राई साउंड नहीं आती, खरखर की आवाज फ्रिक्शन वाली, वो कुछ ऐसा सुशिर है। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार कांकायन नामक वैद्य के वचनों को सुनकर धामार्गव वडिश नामक वैद्य ने कहा, आपने जो कहा सब ठीक है। तो अब जो उत्तर देने वाले हैं वो धामार्गव है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो हम इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ के आए, तीसरा वो दिया था कांकायन ने। ठीक है, सबसे पहला कुश ने दिया, दूसरा भारद्वाज ने दिया, तीसरा कांकायन ने दिया उत्तर। अब जो चौथा उत्तर देंगे वो धामार्गव देंगे। तो धामार्गव को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और इन्होंने बताया कि प्रकोप और प्रशमन की जो क्रिया है वो कैसे चलती है। तो इन्होंने कहा है इस प्रकार कांकायन का वचनों को सुनकर चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या बोला है, जिस प्रकार असंघात यानी अमूर्त और अनवस्थित, ठीक है, यानी चंचल वायु को न प्राप्त कर वात प्रकोपक द्रव्य तथा वात शामक द्रव्य वायु को प्रकोपित तथा शांत करने वाले होते हैं, उसी प्रकार व्याख्या कर रहा हूँ। ये सारी, जैसे इन्होंने कहा कि वात बढ़ाने वाली चीजें वात को बढ़ाती है, वात को कम करने वाली चीजें वात को कम करने वाली होती है, ये आप और मैं सब जानते हैं, इसी को मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, ऐसा धामार्गव ने बोला। ठीक है, क्या बोला आगे कि वात प्रकोपक द्रव्य क्या होते हैं, शरीर में रूक्षता, हल्कापन, शीतलता, कठोरपन,
खुरदुरापन, विशदता, शुष्रपन, ये शुष्रपन है वो फ्रिक्शन सी साउंड, ड्राइनेस सी साउंड वो उत्पन्न कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि वात को प्रकोप करने वाले कारण हमें बता दिए हैं इन्होंने, तो उन चीजों का अगर सेवन किया जाएगा ना तो उससे शरीर में ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और जब इन गुणों से युक्त शरीर हो जाता है तो इस प्रकार शरीर में वायु अपना आश्रय बनाकर बढ़ती हुई प्रकोपित हो जाती है। तो जब ऐसा सब हमें शरीर में दिखने लगे तो हम समझ जाते हैं कि वायु प्रकोपित हो गई है। इसी प्रकार वात शामक द्रव्य तथा कर्म शरीर में क्या करते हैं ये लोग, शरीर में स्निग्धता लाएंगे, गुरुता, उष्णता, श्लक्षणता, मृदुता, पिच्छलता, स्थूलता उत्पन्न कर देते हैं। जब शरीर इन गुणों से युक्त हो जाता है तब इस प्रकार के शरीर में वायु न रुककर चलती हुई शांत हो जाती है। ठीक है, ये सारी कहानी आप और मेरे को पता ही है, वो ही सब इन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ तक आप में से किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत तो पूछ लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ ना बोल दो, यस नो कुछ चैट में बता दो। आवाज ही नहीं आ रही क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। तो अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन थे, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है। ये छोटा सा चैप्टर है, हम ट्राई करेंगे कि आज ये 12वां जो चैप्टर से खत्म कर दे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। पांचवा प्रश्न है, शरीर प्राकृत अवस्था में जो वायु है वो शरीर में क्या क्या कर्म करती है। ठीक है, प्राकृत अवस्था की वायु, ये हमें ध्यान रखना है। रोग निदान में भी ये मैंने बताया था। ठीक है, तो चलो इसे पढ़ते हैं। एक मिनट। इस प्रकार सत्य और ऋषि संप्रदाय से संबंधित वाडिश नामक सुनकर राजेश वायुर्विद, ये वायुर्विद नामक वैदिक, अब याद रखना पांचवा जो प्रश्न का उत्तर है ना ये वायुर्विद ने दिया है, ये यहाँ पे बस काम का है। फिर उन्होंने कहा जो आपने कहा सब सही है, ये मैं एग्री करता हूँ, ये सारी बकवास बोली उन्होंने, ये जो हम सब जगह से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से मेन चालू होता है इसके कर्म। ठीक है, तो लिखा है यहाँ से हाईलाइट करना, वायु तंत्र यानी शरीर और यंत्र को धारण करने वाली है, शरीर और शरीर अवयव को धारण करने वाली है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इन 5 वायुओं की आत्मा। ठीक है, 5 प्रकार की वायुएं होती हैं ऐसा बोला है। वायु शारीरिक सभी, क्या लिखा है, उच्च, अच्छा, उच्चावच यानी कि विविध प्रकार की चेष्टाएं, क्रियाएं, इन सभी को करवाने वाली है। वायु ही मन का नियंत्रण एवं प्रणयन है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात आई है ना इसके कर्म में, ये है कि वायु शरीर और शरीर अवयवों का धारण करती है। प्लस दूसरी जो काम की बात है वो यही है कि ये वायु ही मन का नियंत्रण और प्रणयन करती है। ठीक है, मन को चलाने वाली, मन का सारा नियंत्रण करने वाली है। तो इतना आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद अभी कुछ हाईलाइट नहीं करना है, जब करना होगा मैं बताऊंगी, फिर बस रीड करें। सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करवाने वाली होती है। ठीक है, ये भी हमें पता है। सभी इंद्रियों को स्वयं ग्रहण कर एक दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है, उनके सारे अर्थ ग्रहण करवाती है। शरीर के सभी धातुओं को व्यूह करती है, मतलब अपने अपने कार्यों में लगवाती है, अपने अपने स्थान में मात्रा में स्थिर रखती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शरीर का संधान करती है। ठीक है, शरीर का संधान करती है अर्थात गर्भ अवस्था में अस्थि पेशियों को यथास्थान जोड़ने का काम करती है। हमें जनरली यही पता है कि गर्भ में डिवीजन जो करवाता है फीटस में, जो एम्ब्रियो वगैरह है उसमें जो फीटल डिवीजन होता है, माइटोटिक नियोटिक डिवीजन, वो हमें पता है बात की वजह से, बट हमें ये बात ध्यान नहीं रहती है। मैं आपको स्पेसिफिकली वो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करवा रही हूँ जो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको याद ही रखने हैं सभी,
वो हम खुद भी अंदाजा लगा लेते हैं। अब सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो इतना थोड़ा बहुत पढ़ के समझ आ जाता है, लेकिन जहां कंफ्यूज होते हैं मैं वो मेन हाईलाइट करवाऊंगी। तो शरीर को संधान करने का भी इसका काम होता है, आप इसे हाईलाइट करेंगे। गर्भावस्था में अस्थि पेशी इन सबको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद कुछ काम करिए, बस सुनेंगे। वाणी को वायु ही प्रवृत्त करती है, बोलना वगैरह, ठीक है। शब्द स्पर्श प्रकृति ये सब भी वायु की वजह से ही है, स्पर्श ज्ञान भी सब इसकी वजह से है, शब्द की उत्पत्ति भी इसकी वजह से, कान और त्वचा का निर्माण मूल वायु सब इसकी वजह से ये, ठीक है। फिर शरीर में हर्ष उत्साह ये सब जठराग्नि को बढ़ाने का काम करती है। जैसे मैंने कहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग जलती है, तो ये वायु ऑक्सीजन की तरह काम करती है जठराग्नि के लिए, ठीक है। दोषों को सुखाने का काम करती है, हमें पता है रुक्षता गुण है इसमें। मलों को बाहर निकालती है, ये भी हम जानते हैं, मोशन इसी का काम है। बड़े बड़े छोटे छोटे स्रोतों का भेदन करती है, ये भी हम जानते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, गर्भ को आकृति, गर्भ की आकृतियों को देने वाली है, मतलब गर्भ में जो डिवीजन होगा माइटोटिक मियोटिक एम्ब्रियो में, वो सब यही करवाता है, ठीक है। इस प्रकार अकुपित वायु शरीर के प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करती हुई आयु का परिपालन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से बता दिया कि हाँ वायु पूरे शरीर का काम करती है। काफी सारी बातें हैं, कुछ आपको याद होंगी। जो मेन फोकस करने वाली बातें हैं वो ये थी कि शरीर और शरीर अवयव का धारण करती है, मन का नियंत्रण करके उसको चलवाती है, ठीक है। शरीर का संधान करती है, मतलब गर्भ अवस्था में अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ती है। दोषों को सुखाती है, ये भी हाईलाइट कर लो, ये लिखा हुआ है ना, दोषों को सुखाती है, इसको भी चलो हाईलाइट कर लो। ऑल्दो हमें पता है कि रुक्षिता का गुण है, स्टिल आप कर लो। उसके बाद लास्ट जो आपने ध्यान रखना है, गर्भ को आकृति देने वाली होती है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एज सच कुछ काम का है नहीं, और वायुर्विद ने ये उत्तर दिया था, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। खत्म होते हैं, यहाँ किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। समझ में आ रहा है? ये तो बोरिंग नहीं है चैप्टर, लास्ट वाला तो चलो था ही बोरिंग, ये भी बोरिंग है क्या? समझ में आ रहा है? थोड़ा बोलने का कष्ट करिए, हाँ ना कुछ बोलिए, ठीक है। एक मिनट रुको। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो सभा में पूछा गया था। अभी इन्होंने क्या क्या बता दिया, बात के गुण, उसको बढ़ाने वाली शांत करने वाली चीजें, प्राकृत कर्म क्या है, ये सारी कहानी बता दी। अब ये हमको बताएंगे कि जो अप्राकृत है, विकृत वायु शरीर में क्या क्या करती है, ये अब हमने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ है नहीं, विकृत वायु की बातें अब हम ध्यान रखेंगे। देखो जब मैंने आपको वो आहार वाला चैप्टर बताया था, जब मैंने आपको आहार वाला चैप्टर बताया था, तो वहां पे बताया था बल वर्ण सुख आयुषा, ठीक है। मैंने कहा था बल वर्ण सुख आयुषा वात के रिस्पेक्ट में भी मिलेगा, आहार के रिस्पेक्ट में भी मिलेगा, और रक्त के रिस्पेक्ट में मिलेगा। शायद मैंने चरक में बताया था या रोग निदान में बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने बताया था, इसका मेरे को पूरी तरीके से अच्छे से पता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिख जाएगी, देखो लिखा है ये बल वर्ण सुख आयुषा उपघात, यानी कि बल वर्ण सुख आयु इन सब का नाश करेगी। कौन करेगी? विकृत वायु, इसे आपने हाईलाइट करना है। बस इतना। फिर सर्व इंद्रियाणाम उपहंति, सारी इंद्रियों का नाश करेगी। विनिहंति गर्भना, गर्भ का नाश करेगी। उसके अलावा विकृत आपदाएं, विकृत आपदा अति कालम वाधार्यति, और जितनी भी विकृतियां हैं हर तरीके की ये विकृति करेगी, ठीक है। विकृत विकृताम आपदाय
अति कालम वधार्यति। ठीक है, ये सब भी आपने हाईलाइट करना है। अब इससे पढ़ लेते हैं कि शरीर में कुपित हुई वायु शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है, बल वर्ण सुख आयु इन सब का नाश करती है, मन को दुखी करती है, सभी इंद्रियों की शक्तियों का नाश करती है, गर्भ को नष्ट करती है, गर्भ में विकृति, अच्छा गर्भ में विकृति भी उत्पन्न करती है, गर्भ में गर्भाशय को सुखाकर बहुत दिनों तक धारण करती है। ओके ओके, ये ना पूरा एक साथ पढ़ना है इसको। विनिहंति गर्भानाम विकृति आपदाय अति कालम वधार्यति। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस एक साथ है। विनिहंति गर्भानाम मतलब गर्भ का नाश करेगी, फिर गर्भ में ही विकृतियां भी उत्पन्न करेगी। गर्भ नाम विकृति आपदाय अति कालम वधार्यति, गर्भ में विकृति करेगी, गर्भ का नाश करेगी, गर्भ को अधिक समय तक धारण भी नहीं करने देगी। ठीक है, जो क्या कहते हैं इसे, एबॉर्शन हो जाते हैं अपने आप ही, उसमें भी एक कहीं ना कहीं बात का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और ये क्या करती है, बात एक तो या तो बिल्कुल धारण नहीं करेगी बहुत दिनों तक, ठीक है, अब ये धारण कर भी देगी ना तो ये क्या करती है, गर्भ तो इसने नष्ट कर दिया, गर्भ का ही धारण करेगी और वो सूखा हुआ गर्भ ही पड़ा रहेगा बहुत टाइम तक। ये भी हम पढ़ेंगे, एक तरीके की विकृति होती है ये गर्भिणी में। हमें शारीरिक स्थान में ये पढ़ना है कि जब गर्भ लंबे टाइम तक, वो गर्भ मर चुका है लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है, वो वहीं पड़ा रहता है शरीर के अंदर ही, सूखा हुआ गर्भ बहुत टाइम तक पड़ा रहता है वहीं पे, ये भी एक तरीके का रोग होता है। ठीक है, तो यही सारी बातें बताई हुई है। गर्भ को सुखा देती है, गर्भ में विकृति उत्पन्न करती है और उसको बहुत दिनों तक धारण करके रखती है। किस अच्छे गर्भ को नहीं धारण करती, सूखे हुए गर्भ को, जो नष्ट गर्भ है उसका धारण करके रखती है। शरीर में भय शोक मोह दीनता आदि प्रलाप आदि सब कुछ उत्पन्न करती है, मतलब सारी सैडनेस डिप्रेशन सब कुछ ये उत्पन्न करती है और प्राणों को नष्ट करने वाली होती है। तो यहाँ पे जो मेन काम ध्यान रखना है, बल वर्ण सुखायुषो नष्ट करती है इन चारों चीजों को। ठीक है, सारी इंद्रियों को नष्ट करती है, इंद्रियों को नष्ट करती है का मतलब ये है कि उनके शक्तियों को नष्ट करती है। ठीक है, गर्भ को नष्ट करती है, गर्भ को विकृत करती है, गर्भ को सुखा देती है, ऑब्वियसली नष्ट करिए सुखा देगी सेम बात है। उस नष्ट गर्भ को लंबे काल तक शरीर में ही उस गर्भिणी के धारण करवा के रखती है और अनेक तरीके के रोग उस गर्भिणी को होते हैं। ठीक है, ये सारी विकृत वायु के कर्म आपने ध्यान रखने हैं। तो ये होते हैं 6 क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ? और ये कुछ इन्होंने ऐसा बताया नहीं है कि कौन से आचार्य ने बोला है। इसके विमर्श में कुछ बातें बोली हुई है कि वायु के प्रकोपित होने पर गर्भ में विकृतियों का तात्पर्य है। कैसी विकृतियां आती हैं, अंधा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, अंगहीन गर्भ उत्पन्न होता है, अधिक दिनों तक गर्भाशय में गर्भ रहने का उपवेष्टक नागोदर और लीन गर्भ होना तात्पर्य। ये ना उपवेष्टक नागोदर लीन गर्भ, ये ना टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो प्रेग्नेंट लेडी में होता है। ठीक है, यही हम उधर पढ़ेंगे चार स्थान में, तो यही सब बताया हुआ है। कुपित वायु प्राणुओं को भी नष्ट करती थी, ये सब। ठीक है, ये यहाँ तक थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, इन सब का नष्ट कर देती है तक हाईलाइट कर लो कि क्या विकृति का मतलब है, अंधा हो जाएगा, लंगड़ा गूंगा अंगहीन हो जाएगा। ठीक है, और गर्भाशय में बहुत दिनों तक सुखा के रखा हुआ है, ये कैसे रोग होते हैं, उपवेष्टक नागोदर लीन गर्भ। ठीक है, ये सब इन रोगों का नाम है, अलग अलग तरीके के जो प्रेग्नेंट लेडी को होते हैं। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो ये हो जाते हैं 6 क्वेश्चन। ये किस आचार्य ने बोला है, ऐसा कुछ आचार्य का नाम इन्होंने बताया नहीं है, शायद सभी ने साथ में उस बात पे एग्री किया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, अकुपित लोक वायु के कर्म। अब जो प्राकृत अवस्था में वायु है वो संसार में किस तरीके के काम करती है वो। ठीक है, अभी हमने शरीर में देखे, अब संसार में मौजूद है तो संसार में भी कुछ ना कुछ कर्म कर रही होगी, तो वो क्या संसार में कर्म करती है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, एक है, चलो देख लेते हैं। प्राकृत भूत यानी स्वस्थ वायु संसार में चलती है तो निम्नलिखित कर्म करती है। पृथ्वी का धारण करती है, अग्नि को जलाना, ये हाईलाइट कर लो, अग्नि को जलाना। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रहों को अपनी अपनी गति में उचित रूप से रखना, सारे ग्रह नक्षत्र इसी की वजह से है। बादलों को उत्पन्न करना, जल बरसाना, नदी और
तालाबों को उचित रूप में बहाना, फूल फलों का यथा समय उत्पन्न होना। ठीक है, ये यथा समय उत्पन्न होना वाला जो पॉइंट है ये हाईलाइट करो। उद्भिद को पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकालना। उद्भिद, ठीक है, जो ऐसे जान मतलब कोई उद्भिद, क्या मतलब ये जो प्लांट है ना, प्लांट कोई भी आपने बीज लगा रखा है वो जमीन के नीचे है, तो वो जब जमीन से बाहर निकलेगा तो हम कहेंगे ना जमीन फाड़ के वो बीज बाहर निकल गया, तो वही ये उद्भिद को जमीन से बाहर निकालना, मतलब कि वो जो बीज हमने लगा रखा है उसको बड़ा पेड़ बनाने का भी इसी का काम है। तो लिखा भी है पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकालने वाले वृक्ष आदि। तो उद्भिद मतलब प्लांट ओरिजिन, तो उद्भिद जमीन को फोड़ के बाहर निकल रहा है, मतलब वो बीज जमीन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसे हाईलाइट करना है। 6 ऋतुओं को अलग अलग विभक्त करना, तो ये ऋतुओं को भी यही बांट रही है ऐसा। इसके अलावा सोना चांदी आदि को विभक्त करना, और ये कुछ काम बनिए, सोना चांदी आदि का मान है, संधान, ये सब कुछ काम बनिए। बाकी जौ गेहूं ये सब नॉर्मल सी बातें। ठीक है, जौ गेहूं, धान्य को बढ़ाना, धान्य को सड़ने से बचाना, और समय पर पकाना, उन्हें सुखा देना, ये सारी इसकी प्राकृत है। तो यहाँ पे मेन कुछ दो चार थे जो मैंने हाईलाइट करा दिए, बाकी जो याद रह जाए वो याद कर लेना। ठीक है, ये वो प्राकृत अवस्था में मौजूद है बात, वो इस संसार में काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जो प्रकोपितवाद है वो किस तरीके से संसार में काम करेगी। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी, आवाज आ रही है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो विकृत वायु है वो संसार में क्या करती है। अभी हमने प्राकृत देखा, अब हम विकृत वायु देखेंगे। तो यहाँ पे ना जितने भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक है, बाढ़ आ जाना, सुनामी, भवंडर आ रहा है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ये करवा रही है बात। ठीक है, अविकृत सॉरी विकृतवाद। तो लिखा है कुपित हो कुपित होकर जब वायु संसार में चलती है तो उससे निम्नलिखित कर्म होते हैं। समुद्रों का उत्पीड़न करना, बाढ़ आ गई। ठीक है, तालाब नालों का जल को उल्टा बहाना, ये भी सब बाढ़ वाले हैं। नदी के जल को उल्टा बहाना, भूमि कंप करना, अर्थक्वेक है। मेघों का अधिक गरजना, बादल फट रहे हैं, बिजली गिर रही है, वो वाली सिचुएशन। पर्वतों की चोटियों का तोड़ फोड़ करना, ठीक है, सब तहलका मचा हुआ है यहाँ पे। वृक्षों को उखाड़ के फेंकना, बिल्कुल सारी जो एकदम डरावने नेचुरल डिजास्टर में होता है ना वो सब यहाँ पे होगा। ठीक है, बर्फ है, बिना मेघ के शब्द होना, ये सारी चीजें होती हैं। और 6 ऋतुओं को विकृत करना, धान्य वगैरह को सब खराब कर देना। ठीक है, भूत प्रेत ये सब आने लगते हैं, और भावनात्मक पदार्थों का विनाश कर, मतलब पूरे संसार को नष्ट कर देगी। यहाँ कोने में लिख लो नेचुरल डिजास्टर करवाएगी, बस बाकी आपने खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ काम करना। तो इस तरीके से 8 प्रश्न जो है उस सभा में पूछे गए थे बात से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे बता दी गई है। अब बोला है वायु के चिकित्सक कर्म का वर्णन। अब बोला है वही वायु भगवान है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, नाश रहित है, प्राणधारियों को उत्पन्न करने वाली है तथा विनाश करने वाली है, सुख असुख को देने वाली है, उसी का नाम मृत्यु, यम, नियता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्व रूपा और संवेग है, सभी तंत्रों का रचयिता है, सूक्ष्म है, व्यापक है, विष्णु है, भगवान वायु ही लोकों का कांता है। ठीक है, अतिक्रमण करने वाली है। इस प्रकार वायु को सभी विशेषक देकर संसार में वायु की ही प्रधानता मान ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट इन्होंने कंक्लूड करके बता दिया कि पूरा संसार जो है वो वायु पे डिपेंडेंट है, ऐसा इन्होंने यहाँ कंक्लूड कर दिया कि सारी भगवान से तुलना वगैरह सब इसकी कर दी। ये सारी इसकी कहानी है। अब बोला है यहाँ पे मरीचि क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इस प्रकार वायुर्वेद के वचनों को सुनकर मरीचि नामक वैद्य ने कहा कि आपने जो कहा वो सब ठीक है, परंतु आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार से वायु के गुणों को कहने
और जानने से क्या लाभ है, क्योंकि ये सभी आयुर्वेद शास्त्र के उपयोगी विषयों का विचार और विमर्श के लिए हो रही है। मतलब कि वायु, अब देखो एक बार विमर्श भी पढ़ा देती हूँ फिर आ जाएगा। देखना है यहाँ पे कि वायु के गुण, प्रकोप के कारण, उपशमन के कारण, स्वस्थ वायु के लक्षण, ये सब चिकित्सा शास्त्र के लिए उपयोगी विषय है। परंतु कुपित वायु संसार के विभिन्न कार्यों को करती है, स्वस्थ वायु संसार को संरक्षित रखती है, ये जानने से आयुर्वेद शास्त्र में क्या लाभ है, ऐसा मरीचि ने पूछा। उन्होंने कहा चलो चिकित्सा की दृष्टि से गुण बता दो, शांत, प्रकोप, ये सब बता दो, अच्छी बात है, लेकिन संसार के बारे में बता के क्या फायदा हो रहा है, ये तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा मरीचि ने बोला। ठीक है, अब मरीचि के प्रश्न को सुनकर बाकी लोग क्या बोले हम देखेंगे इसमें आगे। इस प्रश्न का उत्तर वायुर्वेद ने दिया और उन्होंने कहा कि यदि वैद्य चिकित्सा करते समय उत्पन्न बलवान, अत्यंत पुरुष, अत्यंत शीघ्रकारी और अत्यंत शीघ्र मारक वायु है, यह बात नहीं समझेगा तो चिकित्सा करने में अधिक प्रयत्नशील वैद्य कहीं रोगी का नाश ना हो जाए, इस भय से सर्वप्रथम सहसा प्रकोपित वायु की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा उपदेश कैसे करेगा, तथा वायु की ठीक ठीक स्तुति भी आरोग्य के लिए है, तथा बल वर्ण की वृद्धि के लिए, तेज की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ये सब के लिए बात होती है। मतलब इन शॉर्ट बोला है कि अगर हमें बात की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, यही नहीं पता है तो चिकित्सा करने में मजा नहीं आएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, एक बार विमर्श भी पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है वायु बहुत प्रबल है, शरीर में उसके कुपित होने पर जब तक वह हानि न कर सके उसके पूर्व ही यथाशीघ्र शांत करने के उपाय करने चाहिए। ये वैद्य नहीं जान पाएगा तो सर्वप्रथम उसकी चिकित्सा कैसे करेगा तथा रोगियों को उसके कुपित होने वाले कारणों से बचाने का उपाय कैसे देगा। ठीक है, तो बोला है कि संसार में इतना विकृत रूप खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकता है, तो शरीर में कैसे कैसे डैमेज कर देगा, इस चीज का अंदाजा तभी लगेगा जब वायु का संपूर्ण ज्ञान होगा। अगर उसे लग रहा है कि वायु तो कुछ कर ही नहीं पाएगी ज्यादा, इसने संसार में प्रलय वगैरह जो भी आ रहे हैं वो देखे नहीं है कि ये सब वायु ही लाने वाली है, और उसे लगता है कि चलो ठीक है क्या ही कर लेगी, थोड़ा सा बीमार कर लेगी, लेकिन तो फिर वो ज्यादा सीरियसली लेगा नहीं। अगर वैद्य को पता है कि भाई पूरे संसार में नेचुरल डिजास्टर तक भी लाने की कैपेबिलिटी है वायु के पास, अगर ये इतना भयानक कर सकती है तो शरीर में प्रकोपित होकर कितना भयानक रोग उत्पन्न करेगी, कितना ज्यादा उस पेशेंट को वो दुख पहुंचाएगी, इसका अंदाजा इस चीज से हो जाएगा कि नेचुरल और विकृत अवस्था में कैसे कर्म करता है, इसीलिए सब कुछ जानना इम्पोर्टेंट है, ऐसा उन्होंने उत्तर देके बताया। ठीक है, तो ये सारी इसकी कहानी थी, आप लोगों को समझ में आ गई, किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक, नहीं पूछना है? ठीक है, बस अब 2 पेज और है, फटाफट हम लोग पित्त के बारे में 2 बातें बताइए, कफ के बारे में 2 बातें बताइए, पढ़ के ये चैप्टर निपटाते हैं, फिर क्लास एंड करूंगी। ठीक है, चलो पित्त के संबंधी क्या क्या बताया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे पढ़ना, क्या बोला हुआ है देखो। मरीचि ने कहा शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही कुपित तथा अकुपित होकर शरीर में शुभ अशुभ कार्य करती है, जैसे अन्न को पचाना, न पचाना, नेत्रों से देखना, न देखना, शरीर में ताप कर्म का ठीक रहना, न रहना, शरीर में स्वाभाविक गौण, गौर, कृष्ण आदि वर्णों का, रूपों का रहना और विकृत वर्णों का होना, पराक्रम, डर, भय, शोक, मोह, ये आदि सारी चीजें आदि का होना ना होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही संपादित करती है। तो इन शॉर्ट मरीचि ने यहाँ पे बता दिया कि पित्त के अनेक तरीके के कर्म हैं, प्राकृत अवस्था में रहेगा तो वो काम को वो पॉजिटिवली करेगा और विकृत अवस्था में रहेगा तो नेगेटिवली करेगा, जो हमें बेसिक पता है वही सब इन्होंने बताया, कुछ अलग नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद अब कफ के संदर्भ में इन्होंने 2-3 बातें बोली, वो ही बोला है सेम कि प्राकृत अवस्था में रहेगा तो अच्छे काम करेगा, विकृत अवस्था में रहेगा तो बुरे काम करेगा। ठीक है, मैं बस इसकी रीडिंग कर रही हूँ, इसमें कुछ समझाने जैसे नहीं। मरीचि नामक वैद्य ने इन वचनों को सुनकर मरीचि नामक वैद्य के इन वचनों को सुनकर काव्य नामक वैद्य ने कहा कि कफ के अंतर्गत रहने वाली सोम ही कुपित अकुपित होकर शरीर में शुभ अशुभ कार्य करने वाली होती है। शरीर में दृढ़ता, शिथिलता, शरीर का मोटापा,
दुर्बलता, उत्साह, आलस्य, वृश्यता, नपुंसकता, विषयों का ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह आदि और अन्य द्वंद शक्तियां अशक्ति को संपन्न करने वाली होती है। इन शॉर्ट इन्होंने कफ के प्राकृत विकृत कर्म बताए कि पॉजिटिव रहेगा कफ बैलेंस अवस्था में तो सारी अच्छे काम करेगा, विकृत हो जाएगा तो इसी में जो बुरे काम है वो करने लगेगा। ठीक है, ये हमें सबको पता है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट त्रिदोष के बारे में बताया है कुछ, ये है त्रिदोष के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने इस प्रकार काव्य के वचनों को सुनकर कहा कि आप सभी जन ठीक ठीक कह रहे हैं, परंतु एकांत के वचनों को छोड़कर, क्योंकि वात पित्त कफ ये तीनों शरीर में प्राकृत अवस्था में रहकर अव्यापेंद्रिय पुरुष को बल, वर्ण, सुख और बड़ी आयु से युक्त करते हैं। जैसे कि देखो इन शॉर्ट ना ये सब जो ये जो ऋषि वगैरह थे ये लोग ना अपना पॉइंट सिद्ध करना चाहते थे। तो कोई कहता था कि वात सुपीरियर है, कोई कहता था कफ सुपीरियर है, कोई कहता था पित्त सुपीरियर है, लेकिन लास्ट आत्रेय आए, उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं सभी का सही बात है, सब सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग जो अकेले अकेले मत ले रहे हैं ये बात गलत है। ये तीनों दोष बैलेंस्ड अवस्था में सब अच्छा करेंगे, विकृत अवस्था में सब खराब करेंगे। तो अगर आप बोले कि बात से ही सब कुछ है तो वो भी गलत है, पित्त से सब कुछ बोलेंगे वो भी गलत है, कफ ही सब कुछ है तो वो भी गलत है, तीनों दोष ही सब कुछ है, ऐसा हमारा मत है। कोई भी अकेले में दोष सुपीरियर नहीं है, कोई अकेला दोष इंफीरियर नहीं है, तीनों इक्वली सुपीरियर है। ठीक है, ऐसा भगवान आत्रेय ने बोला। तो यही सारा इन्होंने यहाँ पे बताया है। मैं कहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक ठीक कह रहे हैं। हाँ देखो अब बोल रहा है क्योंकि वात पित्त कफ ये तीनों शरीर में प्राकृत अवस्था में रहकर अव्यापक पुरुष को बल, वर्ण और सुखायु देने वाले होते हैं। जैसे ठीक ठीक रूप में सेवन किए हुए धर्म अर्थ काम से पुरुष इस लोक में और मृत्यु के बाद स्वर्ग में बड़े कल्याण से युक्त होता है। यदि ये वात पित्त कफ विकृत हो जाते हैं तो पुरुष बड़े बड़े रोगों से युक्त हो जाता है, अल्प आयु और मृत्यु को देने वाला होता है। जैसे प्रलय काल में विकृत हुई ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत ये तीन ऋतुएं संसार को अशुभ कार्यों में नष्ट कर देती है। ये सारा इन्होंने कॉमन सी बातें हैं। अब बोला है आत्रेय के मत का समर्थन किया गया। तो इस प्रकार भगवान आत्रेय पुनर्वसु के वचनों को सुनकर सभी ऋषियों ने उनके वचनों का अनुमोदन किया और उचित वचन कहने के कारण उनका अभिनंदन भी किया। ठीक है, फिर बोला है सभी ऋषियों ने आत्रेय पुनर्वसु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला है, ये सारी बातें। फिर इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो अपना होता है खत्म। ठीक है, अब कल से हम पढ़ना चालू करेंगे चैप्टर 13 स्नेह अध्याय। ठीक है, यहाँ तक आप में से किसी ने कुछ पूछना है, समझ में आ गया ये बता दो। पूछना है पहले तो, कुछ पूछना तो नहीं होगा शायद, समझ में आ गया ये बता दो सर, समझ में आ गया? ये भी नहीं बोलेंगे आप? हाँ ना तो बोल सकते हो भाई, चैट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं ही बस लगी पड़ी हूँ पढ़ाना है, आप में से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। ओके ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। और जो सरप्राइज टेस्ट होने वाला है 16 के बाद, मैं उसका सिलेबस आज रात तक आपको भेज दूंगी, तो उसके लिए भी पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, ओके बाय बाय। और एक बात बता दूं मैं, चलो चैप्टर 11 के तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो मैं भेज दूंगी। चैप्टर 12 के मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपको जो अपने हिसाब से लगे वो आप बना लेना, अदरवाइज मेरे पास एक शॉर्ट नोट है वो मैं भेज दूंगी इसका। ठीक है, ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय।